हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से फ्रॉम पीडियाट्रिक्स चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर डायरेक्ट फ्रॉम सॉन्डर्स। और जो भी पैटर्न रहने वाला है इस वीडियो का वो ये है कि वन बाय वन आई विल डिस्प्ले ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। और आपके पास 10 या 20 सेकेंड्स रहेंगे टू जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, चूज़ योर आंसर। और उसके बाद जब आपका आंसर आप लॉक कर लेते हैं तो आपको चेक करना है वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। और इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी इन बिटवीन, देन लिसन ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली। ओके, सो ये पैटर्न रहने वाला है पूरी तरीके से कि सबसे पहले आप अपना ब्रेन यूज़ कीजिए। अगर आपको 10-20 सेकेंड्स कम लग रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट यूज़ योर ब्रेन। मतलब मेन पर्पज़ यही है कि इट शुड बी एक्टिव लिसनिंग, नॉट पैसिव लिसनिंग। सो आई वॉन्ट योर इंटरेक्शन एंड योर पार्टिसिपेशन ऑल्सो। एंड आपको एक नोटबुक लेके आपको देखते रहना है कि कहाँ आपको +1 मिला है, कहाँ -1 मिला है। ओके, सो 10 या 20 क्वेश्चंस रहेंगे और आई थिंक टाइम जो रहेगा वो 30 मिनट्स या मे बी 40 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट सारे क्वेश्चंस करेंगे हम चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा क्लियर करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 352 is on your screen and you can go through this question. ओके, सो क्वेश्चन काफ़ी क्लियर है कि एक हीमोफीलिया का केस है। मतलब एक चाइल्ड है, इसको हीमोफीलिया है और नर्स उसके लैब रिजल्ट्स को एनालाइज कर रही है। ओके, सो जब नर्स एनालाइज करेगी तो उसे कौन सी रिज़ल्ट है लैब रिजल्ट्स में से, ऐसा कौन सा रिज़ल्ट है जो एबनॉर्मल मिलना चाहिए हीमोफीलिया के केस में। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि हीमोफीलिया की डायग्नोसिस के अंदर कौन सी लैब वैल्यू है जो कि नॉर्मल नहीं मिलती, एबनॉर्मल मिलती है, वो हमें पता करके बतानी है। सबसे पहले हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज़ अ पूरा इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं इसमें हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया ए भी होता है, हीमोफीलिया बी भी होता है। आप लोगों को पता होगा अगर इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट हीमोफीलिया कि हीमोफीलिया ए है एंड हीमोफीलिया बी है। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8th मिसिंग होता है, हीमोफीलिया बी में 9th मिसिंग होता है क्लॉटिंग फैक्टर। ए को हम क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोलते हैं और बी को आई थिंक क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं, राइट। सो हीमोफीलिया में इतना हमें पता चल गया कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और हीमोफीलिया के अंदर हमको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग हैं, कुछ कोगुलेशन प्रोटीन मिसिंग है, इस वजह से हमें ये हीमोफीलिया देखने को मिल रहा है। इतना हमें क्लियर हो चुका है। तो क्योंकि ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखना होता है और ये जो पीटीडी टाइम है वो हमें प्रोलॉन्ग्ड मिलता है। ठीक है, ये हमें प्रोलॉन्ग्ड मिलेगा इन केस ऑफ हीमोफीलिया। और बाकी की जितनी वैल्यूज़ हैं, प्लेटलेट काउंट्स, हीमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन, ये सब हमें नॉर्मल मिल सकते हैं। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th, ऑप्शन 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 353। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। ओके, सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और उसका भी प्रॉब्लम हीमोफीलिया है। ठीक है, उसका डायग्नोसिस है हीमोफीलिया का। अब जो नर्स है वो उसके पेरेंट्स को होम केयर इंस्ट्रक्शंस दे रही है। जैसे हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं ना पेशेंट को, सेम वैसे ही होम केयर इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किन किन चीज़ों से आपको बचना है। तो अब इसमें से, इन सारे ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी होगी जो नर्स सजेस्ट कर सकती है कि हाँ बच्चा जो है अगर उसका मन करे तो ये गेम खेल सकता है। तो ये चारों गेम में से ऐसा कौन सा गेम है जो सेफ़ रहेगा? सो अभी हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कि हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ब्लीडिंग ना हो पाए इसीलिए हम ऐसा कोई भी गेम जिसमें कि कांटेक्ट
मतलब कांटेक्ट अवॉइड करेंगे हम। ऐसा कोई भी गेम जिसमें कि बच्चे को इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, गिर सकता है, वो सारे कांटेक्ट जिनमें जिनमें भी यूज़ होता है वो सारे गेम्स को हम अवॉइड करेंगे। साथ साथ में ऐसी सारी चीज़ें जो बच्चे को अगर गिर भी रहा है बच्चा बाई चांस, तो उसको इंजरी होने पर भी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए एल्बो पैड्स, नी पैड्स, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करें, ये बोलना है। तो फिलहाल ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें कि जो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में नहीं आती? ठीक है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस, इंजरी होने के चांसेस कम हैं? वो है इन चारों में से बेस्ट स्विमिंग बच्चे के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354। You have 10 seconds. ओके, सो ये क्वेश्चन है बीटा थैलेसीमिया के ऊपर। ठीक है, सो एक नर्सिंग स्टूडेंट है और उसने क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट कर रहा है, डिस्कस कर रही है वो। ठीक, जब आप नर्सिंग स्टूडेंट थे तो आपको लेसन प्लान, टीचिंग प्रैक्टिस ये सब रहता है ना करिकुलम में, वैसे ही उसको भी एक क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करना है और जिसमें कि वो डिस्कस कर रही है कॉजेस बीटा थैलेसीमिया की। ओके, अब ये नर्सिंग स्टूडेंट जो है ये ग्रुप को बताएगी कि दैट जो चाइल्ड है उसको इस डिसऑर्डर का सबसे ग्रेटेस्ट रिस्क कब कब हो सकता है, किस किस केस में हो सकता है ना। तो ये 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अगर क्लाइंट में या बच्चे में है प्रेजेंट तो उसको थैलेसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीटा थैलेसीमिया होने के चांसेस। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इसका डायरेक्ट आंसर होने वाला है। जिसको भी पता होगा कि बीटा थैलेसीमिया के लिए जो मेजर रिस्क फैक्टर रहता है वो ये होता है कि वो जितने भी लोग जो मेडिटेरियन डिसेंट के हैं उन लोगों को, वो लोग प्रोन होते हैं बीटा थैलेसीमिया डिजीज़ के लिए। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको इस चीज़ की नॉलेज होगी वो आराम से फिगर आउट कर लेगा अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355। आई होप आई एम नॉट टू फास्ट। बस मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, इस वजह से आई एम जस्ट क्विकली डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस एंड इफ़ यू आर thinking about any change in this pattern, you can also comment below in the comment section, right? Next question हमारा 355 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 355। अ चाइल्ड विद बीटा थैलेसीमिया इज रिसीविंग, ओके मुझे नहीं पढ़ना था, आपको आपका टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि एक चाइल्ड है, बीटा थैलेसीमिया का चाइल्ड है और उसको क्योंकि बीटा थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट चलता है और ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी चल रही है उसकी लॉन्ग टाइम से, और क्योंकि लॉन्ग टाइम से जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि आयरन का ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, जिसे हम हीमोसिडोरोसिस भी बोलते हैं, है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन के चलते उसको अब चिलेशन थेरेपी प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, क्योंकि उसके टू मच आयरन की वजह से। सो अब कौन सा मेडिकेशन ऐसा है जो इस थेरेपी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि जो आयरन का ओवरलोड है उसको कम किया जा सके। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमको पता होना चाहिए। अगर हमें पता है कि डी फेरोक्सामाइन, जो आप ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हो, डी फेरोक्सामाइन जो है वो हम यूज़ करते हैं आयरन की टॉक्सिसिटी में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आयरन टॉक्सिसिटी में यूज़ करते हैं हम, और साथ साथ में हम इसको चिलेशन थेरेपी में भी यूज़ करते हैं उन क्लाइंट्स में जिनका लॉन्ग टर्म से ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है ना। फ्रैगमिन एंटीकोगुलेंट है, मेरोपेनम एंटीबायोटिक है, मेटाप्रोलॉल बीटा ब्लॉकर है। तो ये सारे तो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए, नहीं होंगे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी फेरोक्सामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ so that you can clearly read this.
ओके, तो क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड है, इसको सिकल सेल अनीमिया है और क्लिनिक नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स को बता रही है कि अब क्योंकि आपके बच्चे को सिकल सेल अनीमिया है और सिकल सेल अनीमिया में सिकल सेल क्राइसिस भी देखने को मिलती है, तो सिकल सेल क्राइसिस के लिए कौन कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्लिनिक नर्स पेरेंट्स को बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इफ़ आइडेंटिफाइड बाय द पेरेंट्स as a precipitating factor indicates the need for further instructions. So अब इनमें से ऐसा कौन सा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जो कि मतलब अच्छे से नर्स ने बताया कि ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं और इनसे आपको अपने बच्चे को बचाना है सो दैट उसको सिकल सेल क्राइसिस ना हो पाए। बट पेरेंट्स ने अब ऐसा कौन सा, इतना समझाने के बाद भी ऐसा कौन सा ऑप्शन चुना जो कि गलत है और जिसकी वजह से फ़र्दर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, उनको फ़र्दर टीचिंग देने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि हमें एक गलत ऑप्शन को चुनना है और यहाँ पे जो गलत ऑप्शन रहेगा वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं होता है सिकल सेल क्राइसिस के लिए। तो सबसे पहले तो सिकल सेल क्राइसिस की थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ये एक ऐसा कंडीशन है, ये एग्जासर्बेशन हो जाता है जब सिम्टम्स जो है अपने पीक पे पहुंच जाते हैं सिकल सेल एनीमिया के क्लाइंट में, तब सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि सिकल सेल अनीमिया के जो लोग रहते हैं या फिर जो पेशेंट रहते हैं उनके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन ना होते हुए एक डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है जिसका जो शेप है वो सिकल सेल का हो जाता है। थोड़ा सा भी हाइपॉक्सिया, अगर बॉडी में ज़रा सा भी हाइपॉक्सिक कंडीशन कहीं से भी पैदा हुई तो उसका जो आरबीसी जो हीमोग्लोबिन का शेप है वो जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप का हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में इस तरह की आरबीसीज जो हैं वो ऐसे ऑक्लूड हो जाएंगे और आरबीसीज की क्लम्पिंग होने लगेगी तो क्या होने लगेगा, हीमोलाइसिस होने लगेगी, है ना। हीमोलाइसिस थोड़ी बहुत देखने को मिलती है सिकल सेल अनीमिया में नॉर्मली, बट सिकल सेल क्राइसिस में हाइपर हीमोलाइसिस होने लगेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आरबीसीज हैं वो रप्चर करने लगेंगे। और बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे कि इन्फेक्शन, यहाँ पे लिखती जा रही हूँ मैं या फिर लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो अगर मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए तो आप लिखते जाइए अपनी नोटबुक में। इन्फेक्शन और आपकी जैसे कि डिहाइड्रेशन, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रॉमा और किसी भी तरह का स्ट्रेस और किसी भी तरह का हाइपॉक्सिया, ऐसी कोई भी कंडीशन जो ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है बॉडी में, ठीक है। तो हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। इन्फेक्शन हो गया आपका, ठीक है, आपका डिहाइड्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया या हाइपॉक्सिया हो गया, ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है हम देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है। फ्लूइड ओवरलोड मैंने नहीं बताया, ठीक है। उल्टा ऐसा होता है कि फ्लूइड ओवरलोड इसीलिए नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम उल्टा ये बोलते हैं कि पेशेंट को जो अपना फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देना है, ठीक है। पेशेंट को अपना फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा देना है क्योंकि जो एक वन ऑफ द मेजर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है वो क्या है, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तो बॉडी में पानी का या फ्लूइड का वॉल्यूम कम नहीं होने देना है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाने को बोलते हैं हम पेशेंट को बोलेंगे कि नॉर्मली वो जितना भी फ्लूइड लेता है उसे 1.5 गुना या 2 गुना पानी पीना है अब, सो दैट वो सिकल सेल क्राइसिस से अपने आप को बचा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि गलत क्या है फ्लूइड ओवरलोड, और जो कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 357। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि एक चाइल्ड है, 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और उसको हीमोफीलिया ए है।
अभी वो क्या हुआ कि वो स्लिप हो गया आइस पे और उसको चोट आ गई नी पे। सो नर्स को कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है, नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच प्रिस्क्रिप्शन, क्या एडमिनिस्टर करना है नर्स को, ऐसे में क्या प्रिपेयर करेगी वो जो उसे एडमिनिस्टर करना चाहिए चाइल्ड में। ठीक है, तो हमको क्लियरली पता है, अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था दैट हीमोफीलिया ए जो है वो किस फैक्टर 8 की कमी से हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ फैक्टर 8 ये एडमिनिस्टर करना होगा, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है सबसे पहले हम उसको रिप्लेस करेंगे ना। उसके बाद हम दूसरे मेजर्स ले सकते हैं कि अगर पेन है तो पेन के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे दिया या और चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहला तो हमारा सबसे मेन जो प्रायोरिटी रहेगी वो हमारी जो फैक्टर मिसिंग है उसको रिप्लेस करना रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3rd हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 358, क्वेश्चन नंबर 358, क्या ये इतना ठीक है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 358 है ना। सो क्वेश्चन नंबर 358 में ये है कि एक बच्चा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको, एंड नर्स यहाँ पे अगेन पेरेंट्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि अब क्योंकि इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंट देने होंगे, है ना, ओरल आयरन सप्लीमेंट देने होंगे, है ना। सो यहाँ पे जो नर्स है वो ये बता रही है कि रिगार्डिंग ओरल आयरन सप्लीमेंट कि किस तरीके से आपको ये सप्लीमेंट लेना है ना। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सिंपल सा है, जो पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि लिक्विड ओरल आयरन की सप्लीमेंट किस तरीके से लेते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका नॉलेज जिसको होगा उसके लिए आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है कि हमको जब भी आयरन सप्लीमेंट लेना हो लिक्विड प्रिपरेशन में तो हमें वो लेना होता है थ्रू अ स्ट्रॉ जिससे हम जैसे कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह पीते हैं, उस स्ट्रॉ के थ्रू हमें आयरन सप्लीमेंट लेना होता है जिससे कि वो हमारे बैक ऑफ माउथ को टच करे और जो हमारे टीथ है ना, टीथ में वो दवाई ना लग पाए, क्योंकि टीथ में स्टेनिंग हो जाती है अदरवाइज़ आयरन की वजह से जो टीथ हैं उन पे स्टेनिंग हो जाती है। और इसीलिए हमें जो बच्चा है उसको या तो स्ट्रॉ के थ्रू पिए या फिर जो ड्रॉपर नहीं आते हैं दवाइयों वाले उसके थ्रू हम बोलेंगे बच्चे को कि इस तरीके से आपको ये दवाई लेनी है। और उसके बाद भी प्रिकॉशंस के तौर पे ब्रशिंग करनी है टीथ की प्रॉपर, और इस तरीके से ये लेना है सप्लीमेंट। ठीक है, सो 358 का प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 359। ओके, जल्दी से सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक चाइल्ड है जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा है, मतलब हमको थोड़ा सा लग रहा है कि इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, तो हमने उसकी लैब स्टडीज़ करा ली, मतलब जितनी भी लैब में जांचें हो सकती हैं हमने वो करवा ली। अब नर्स जो है, नर्स रिव्यू कर रही है लैब रिजल्ट्स को, नोइंग दैट विच रिजल्ट इंडिकेट दिस टाइप ऑफ अनीमिया। और नर्स को पता है क्योंकि, तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट में ऐसी कौन सी फाइंडिंग निकलेगी, ऐसा कौन सा रिजल्ट निकलेगा जिसके थ्रू वो कहेगी कि हाँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का केस है, ये हो सकता है ये। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें वो आंसर बताना है। ठीक है, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे पास प्रॉपर जो भी पेशेंट है उसके पास प्रॉपर आयरन नहीं है, आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा, सो हीमोग्लोबिन कम मिलेगा। ठीक है, तो एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल अपने आप ही गलत हो गया आंसर। रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल मिलता है, सो ये डिक्रीज लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। आरबीसीज का काउंट एलिवेटेड लिखा है, आरबीसीज का काउंट जबकि डिक्रीज हो जाता है, अनीमिया है ना, तो आरबीसी का काउंट तो डिक्रीज हो जाएगा, सो ये भी गलत हो गया। अब इस तरीके से हमने जब सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए तो ऑलरेडी हम अपने राइट आंसर पे पहुंच चुके हैं बाय यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, एक एक करके जो गलत है उनको हटा दो, जो बचेगा वो अपने आप ही राइट होगा।
सो रेड ब्लड सेल्स दैट आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, हमको क्या मिलेंगे, आरबीसीज मिलेंगे, और आरबीसीज का नंबर डिक्रीज़ होगा और वो आरबीसीज माइक्रोसाइटिक होंगे यानी कि साइज़ में स्मॉल रहेंगे, और हाइपोक्रोमिक होंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी कम है बन रहा है तो इसलिए उनका कलर भी कम होगा, हाइपोक्रोमिक होंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन of the chapter, so use your brain and select your answer. तो क्वेश्चन ये है कि नर्स जो है वो रिव्यू कर रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब बोले तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू कर रही है, एक बार दोबारा से चेक कर रही है, नज़र मार के देख रही है। और ये प्रिस्क्रिप्शन किस बच्चे का है, ये प्रिस्क्रिप्शन उस बच्चे का है जिसको सिकल सेल एनीमिया है एंड वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। सो विच प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेड इन द चाइल्ड रिकॉर्ड शुड द नर्स क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है जिस पे नर्स क्वेश्चन कर सकती है, जिसमें नर्स को लगेगा कि ये क्यों लिख दिया डॉक्टर ने, क्या ये गलती से लिख दिया है, क्या ये मतलब ये तो मुझे एक बार रिव्यू करना ही चाहिए, पूछ ही लेना चाहिए डॉक्टर से कि आपने ये सही लिखा है या नहीं। सो कंक्लूजन ये है कि इस क्वेश्चन में हमें ऐसी वो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है ना, तो हमें वो सारी स्टेटमेंट्स सेलेक्ट करनी है जो कि हमको देखने को नहीं मिलती हैं, सॉरी जो कि हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे उस केस में जिस केस में वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस हो रखा है बच्चे को, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, अभी हमने पढ़ा था कि हमें फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना चाहिए उल्टा, है ना। जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट रहेंगे उनको हमें बोलना होता है कि आप फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट ना करें, लिमिट ना करें, उल्टा बढ़ा दें, तो ये गलत है और ये प्रिस्क्रिप्शन में गलत बात लिखी है, यानी कि हमें ये सेलेक्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें इस पर डाउट हो रहा है, हमें ये पूछना पड़ेगा डॉक्टर ने सही लिखा है या नहीं। देन पोजीशन फॉर कंफर्ट, ठीक है कंफर्ट देना है पेशेंट को, क्या प्रॉब्लम है इसमें। देन अवॉइड स्ट्रेन ऑन पेनफुल जॉइंट्स, ये भी ठीक है। और अप्लाई नेजल ऑक्सीजन, हाँ हाइपॉक्सिया की कंडीशन से हमें बचाना है इसीलिए हमें ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी। प्रोवाइड अ हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट, ये भी ठीक है। गिव मैप्रिडीन 25 mg IV एवरी 4 hours फॉर पेन, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैप्रिडीन जो है, मैप्रिडीन का मेटाबोलाइट होता है नॉरमैप्रिडीन, ठीक है। सो जो नॉरमैप्रिडीन होता है उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अगर आप लॉन्ग टाइम में यूज़ करो और ये कलेक्ट होने लगे अगर बॉडी में, तो इसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं और जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये एक CNS स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। ये जो इसका मैंने मेटाबोलाइट बताया, क्या बताया, नॉरमैप्रिडीन ये बताया। सो ये एक CNS स्टिमुलेंट की तरह काम करता है जो कि क्लाइंट के अंदर कंटिन्यूसली अगर आप दे रहे हो एक्यूमुलेट हो जाता है तो ट्रेमर्स आ सकते हैं, उसको एंजाइटी उसको डेवलप हो सकती है उसके अंदर, और उसको जनरलाइज्ड सीजर्स भी उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें ऐसा क्यों देना कुछ भी, है ना। तो एक तो ये स्टेटमेंट हो गई और एक ये स्टेटमेंट हो गई, जो दो ये स्टेटमेंट ऐसी हैं जिनको नर्स क्वेश्चन कर सकती है कि ये क्या है, ये क्यों है प्रिस्क्रिप्शन में, मुझे एक बार डॉक्टर से जान लेना चाहिए, है ना। सो आई थिंक यहाँ पे वीडियो एंड होता है और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली मेन पर्पस जो है इस वीडियो के पीछे वो यही है कि जो भी क्वेश्चंस एनक्लेक्स से हैं वो डायरेक्ट आपको देना, बिना आपको बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और ई-बुक्स में भी अपनी आँखों को इतना स्ट्रेस दे कि ई-बुक्स में छोटे छोटे फॉन्ट्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे जो मेन पर्पस है वो ये है कि जिनको भी एनक्लेक्सोफोबिया है, मतलब लैंग्वेज की वजह से इस तरह का ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कि एनक्लेक्स के क्वेश्चन टफ होते हैं, वो चीज़ को मतलब मन से निकालना है। मेन ये है इस पूरे वीडियो का या पूरी सीरीज़ का जो पर्पस है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इन्हीं क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है
मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी शॉर्ट हो सकती है टाइम को नज़र में रखते हुए, बट इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स. सो तब तक के लिए थैंक यू.